कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गांव की सास और शहरी बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में रजनी नाम की एक औरत अपने बेटे राजेश और मोहन के साथ रहा करती थी। रजनी के दोनों बेटे बहुत होशियार थे। दोनों भी जब छोटे थे तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। इसी वजह से रजनी बहुत काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राजेश और मोहन दोनों भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे। राजेश हमेशा अव्वल गुणों से पास होता था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजेश की 12वीं की परीक्षा हो गई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे गांव से बाहर शहर जाना था। वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, इसके लिए रजनी ने बहुत मेहनत की और उसे शहर भेजा। हर महीने जैसे तैसे पैसे जमा करके वो अपने बेटे को शहर पैसे भेजा करती थी और राजेश भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता था। ऐसे ही 1-2 साल बीत गए। एक दिन राजेश अचानक अपनी एक दोस्त को लेकर उनके गांव वापस आया। माँ, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ा काम था इसीलिए बाहर गई थी, मगर तुम ऐसे अचानक कैसे घर वापस आए? माँ, मैं आपसे किसी को मिलाने लाया हूँ, ये देखो। अरे, ये लड़की कौन है? माँ, ये ऋतु है। हम दोनों ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई की है। अब ऋतु जॉब करती है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मोहन, जब मुंह मीठा करने के लिए लड्डू लेकर आ। जी माँ। मोहन लड्डू लाने बाहर जाता है और रजनी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। तभी ऋतु राजेश से बोलती है, राजेश चलो, मुझे ऐसे घर में रहना या कुछ भी खाना नहीं है। प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। कितने गंवार है ये तुम्हारी माँ और भाई। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। और हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर से गाँव कभी नहीं आना होगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। राजेश उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी रजनी उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अरे राजेश, ये चाय तो पीकर जाओ। अरे माँ, ऋतु को जरा एक अर्जेंट काम आया है, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। राजेश और ऋतु की ये सारी बातें रजनी ने सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपना हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजेश और ऋतु वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजेश और ऋतु शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी में राजेश अपनी माँ और भाई को नहीं बुलाता क्योंकि ऋतु को उन दोनों की बहुत शर्म आती थी। राजेश अपने भाई और माँ के लिए एक खत लिखता है। खत में लिखा होता है, प्रिय माँ, समय ना होने के कारण मैंने और ऋतु ने शादी कर ली है और आपको बुला नहीं पाए। आपका आशीर्वाद चाहिए। वो खत पढ़कर माँ और मोहन को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा माँ, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अरे मेरे लाल, मेरे सहारे कब तक जिएगा? मैं तो अब कुछ ही साल के मेहमान हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बेटा, अकेले जीवन बिताना कितना कष्टदायक होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हर वो जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते थक गई हूँ। बस अब तुम दोनों भाइयों का एक बार घर बसा देखना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहन कुछ ना कुछ काम करके अपनी माँ का हाथ बटा दिया करता था और उसी के साथ साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। अपनी मेहनत के जोर पर मोहन अब कलेक्टर बन जाता है और उसके आगे पीछे अब बहुत नौकर चाकर रहने लगते हैं। यही नहीं, वो अपनी माँ के साथ एक बंगले में रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। माँ, लड़कियाँ कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। उस ऋतु का बर्ताव आपने देखा ही था। अरे बेटा, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम एक बार किसी से मिलकर तो देखो। ऐसे ही एक दिन रजनी मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। आज बाकी दिनों के मुकाबले बहुत तेज धूप थी और इसी वजह से रजनी को चक्कर आकर वो रास्ते में गिर गई। तभी रास्ते से गुजर रही एक खूबसूरत लड़की वहां दौड़ते हुए आई। उसने रजनी को पानी पिलाया और उसे एक पेड़ के नीचे छांव में लेकर गई। थोड़ी देर में रजनी को होश आया। तुम कौन हो बेटी? माँ जी, मेरा नाम सुजाता है। आप रास्ते में चक्कर आकर गिर गई थी। चलो माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, कहाँ रहती है आप? रजनी ने उसे अपने घर का पता बताया। सुजाता उसे लेकर उसके घर तक छोड़ आई और इसी प्रकार से सुजाता और रजनी की अच्छे से बनने लगी। अब सुजाता का रजनी के घर आना जाना शुरू हो गया। उसे पता चला था कि वो एक कलेक्टर का घर है।
ऐसे ही एक दिन सुजाता रजनी के घर आई थी और उसकी मुलाकात मोहन से हुई। दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद आए और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुजाता ने मोहन की मदद से एक नया व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उस छोटे व्यापार को एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। अब मोहन और सुजाता हंसी खुशी रहने लगे। उधर राजेश की पत्नी रीतू की कुछ कारणवश नौकरी चली गई। अब राजेश अपने अकेले के कमाई पर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रीतू ने उससे कहा, मैंने आपके छोटे भाई मोहन के बारे में तो बहुत सुना है। वो अब कलेक्टर तो है ही और उसकी पत्नी भी एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। क्यों ना आप मेरे जॉब के लिए मोहन से बात कर ले, शायद मुझे उनके यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मोहन तुम्हारी जॉब के लिए मदद करेगा? हमने उन्हें हमारी शादी में तक नहीं बुलाया, कभी उनका हालचाल तक नहीं पूछा, और जब हमारा खराब वक्त आया तो हम उनकी मदद मांगने जा रहे हैं। तुम्हें तो उनके घर में पानी पीना तक पसंद नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा तो छोड़ दो। पिताजी गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत सारी मेहनत करके मुझे पाला, मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा, पाई पाई जोड़कर मुझे पढ़ाया, और जब मेरी माँ और भाई को मेरी जरूरत थी तब मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अपनी माँ और भाई के पास? घर छोड़ने के बाद राजेश ने कभी अपने माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, मगर रजनी हमेशा किसी न किसी तरह से राजेश की खबर रखती थी। ऐसे ही उसे राजेश की खराब हालत के बारे में पता चला था। रजनी ने सुजाता से कहकर रीतू को एक अच्छी नौकरी लगा दी, और जब ये बात राजेश और रीतू को पता चली तो दोनों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों भी रजनी से मिलने मोहन के घर चले गए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैं हमेशा अमीर गरीब में भेदभाव करती रही। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। अब तुम दोनों यहाँ ही रहोगे हमारे साथ, समझे? मोहन ने भी बड़े दिल के साथ दोनों को माफ कर दिया, और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। झगड़ालू सास, गर्भवती बहू। सुंदरपुर नाम के गांव में विमला देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था देव और बेटी का नाम था सुमन। विमला देवी का बेटा एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर था, और इस बात का विमला देवी को बहुत गर्व था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। देव भी अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। वो हमेशा अपने माँ की हर बात मानता था। विमला की बेटी सुमन आगे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन विमला देवी को बेटियों की नौकरी करना पसंद नहीं था। इसलिए सुमन की पढ़ाई पूरी होते ही विमला ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी, और अपने बेटे के लिए भी अच्छी बहू की तलाश में जुट गई। ऐसे ही एक दिन विमला देवी का भाई नरेंद्र और भाभी शांति उनके घर आए। अरे आओ भैया, आज अचानक कैसे आना हुआ आपका? कुछ नहीं दीदी, जरा बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा आपसे मिलके चलूं। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी आपको आपके काम से फुर्सत कहाँ मिलती है? तो क्या हुआ रिश्ते का? अच्छा परिवार है तो सोच रहा हूँ कि बड़ी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। उसके बाद में और 3 शादियां भी तो करनी है। हाँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने भैया। जल्द ही अंजलि की शादी कर दो। अब उसकी पढ़ाई भी तो इस साल पूरी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए रिश्ता अभी से देखना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आपको अगर बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ? अरे भाभी, मुझे क्यों किस बात का बुरा लगेगा? आप बेझिझक कहिए आपको जो कहना है। आप अंजलि को अच्छे से जानती हो। वो कितनी शांत, सुशील और गुणी लड़की है। हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती है और घर का सारा काम भी जानती है। बड़ों की इज्जत भी करती है। अरे हाँ भाभी, मुझे सब पता है अंजलि के बारे में। वो बचपन से कैसी है मुझे सब पता है। मेरी सबसे लाडली है मेरी अंजलि। आपको जो कहना है साफ साफ कहो भाभी। दीदी, मैं सोच रही थी बाहर रिश्ता देखने से अच्छा आप ही क्यों नहीं अंजलि को अपने घर की बहू बना लेती। आप भी तो देव के लिए अच्छी लड़की खोज रही हो। हमें भी कोई चिंता नहीं रहेगी और आपको भी। विमला देवी मन ही मन सोचती है, अंजलि तो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और दिखने में भी सुंदर है, लेकिन शांति भाभी को चारों लड़कियां हुई है। अगर मैं अंजलि की शादी देव से करवा दूं और मुझे भी पोतिया हुई तो? नहीं, मुझे तो मेरे घर को आगे लेके जाने वाला घर का दीपक चाहिए। सब पता होकर मैं अपने बेटे की शादी अंजलि से नहीं कर सकती।
आगे पछतावा होने से अच्छा मुझे अभी इनकार कर देना चाहिए। अरे हाँ भाभी, बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन क्या है ना, देव के पिताजी को रिश्तों में रिश्ता करना पसंद नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। शांति विमला देवी को बहुत अच्छे से जानती थी कि विमला देवी बस इसी डर से अंजलि की शादी देव से नहीं कर रही कि कहीं उसे भी उसकी तरह लड़कियां ना हो जाए। शांति और नरेंद्र कुछ देर वहां बैठकर अपने घर चले गए और अपनी बेटी अंजलि की शादी कहीं और करवा दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। विमला देवी एक अच्छा रिश्ता देखकर उसके बेटे देव की शादी अनुराधा नाम के लड़की से करवाती है। अनुराधा बहुत सुंदर थी और पेशे से इंजीनियर थी। वो एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम करती थी और अपने सास ससुर की हर बात माना करती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा को एक कंपनी से कॉल आता है। अरे बहू, किससे बात कर रही थी? अभी तो तुम्हारे माँ का फोन आया था, अब और किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? सासू माँ, मैं बहुत दिनों से एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। अब मुझे मौका मिला है। कल उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। देखो बहू, तुमने पढ़ाई की है ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरी घर की बहू नौकरी करे ये पसंद नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू, जाओ अपना काम करो। मैं शाम को जब देव घर आएगा उससे बात कर लूंगी। अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा चुपचाप वहां से अंदर किचन में जाकर अपना काम करती है। शाम को जब देव घर आता है तो विमला देव को अनुराधा के नौकरी करने के बारे में बताती है। वो अनुराधा को नौकरी करने से रोकती है और यही उसका अंतिम फैसला है, ऐसा बोलकर वहां से गुस्से से चली जाती है। देव को अपने माँ के ये पुराने ख्यालात बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। अब देव अपनी पत्नी अनुराधा को समझाने लगा। अनुराधा बहुत उदास होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। देव उसके पास गया। क्या हुआ अनु, इतनी उदास क्यों बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भी बताओ, क्या मैं नौकरी भी नहीं कर सकती? नौकरी करना मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता है क्या? मुझे अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल रहा है, बस इसीलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनु, जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो अनु, माँ बहुत पुराने ख्यालातों की है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम माँ को तुरंत नहीं मना सकते। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और माँ की तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है। तुम कुछ महीने जाने दो, मैं धीरे धीरे माँ को मना लूंगा। अब तो ठीक है। अनुराधा को देव की बात ठीक लगी और वो मुस्कुराकर वहां से अपने काम में लग गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब अनुराधा माँ बनने वाली थी। विमला देवी अब अनुराधा से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी, उसके हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखने लगी। ये सब देखकर अनुराधा भी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ महीनों बाद अनुराधा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने अनुराधा से कहा कि अगली बार उसे लड़का चाहिए। अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, इसमें अनुराधा का क्या कसूर है? देव, तुम चुप बैठो, हम औरतों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, जाओ जाकर अपना काम करो। अनुराधा को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए अंदर गई। अब विमला रोज छोटी छोटी बात पर अनुराधा से झगड़ा करने लगी, उसे लड़की होने पर ताने मारने लगी। घर का सारा काम भी वो उसी से करवाने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला की भाभी शांति उनके घर आई और विमला को मिठाइयाँ दी। ननन जी, मुंह मीठा कर लो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खास आपको मिठाई देने आई हूँ। विमला ने मिठाइयाँ खाई और पूछा, अरे भाभी जी, पहले खुशी की बात क्या है ये तो बताओ। अरे दीदी, आज अंजलि को बेटा हुआ है, बेटा। यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपका मुंह मीठा करते चलूं। चलो, बहुत जल्दी में हूँ, मैं जाती हूँ। शांति वहां से चली गई। विमला को तो वो मिठाई भी बहुत कड़वी लगने लगी। वो बहुत आग बबूला हो गई थी। ये शांति मुझे मिठाई देने नहीं बल्कि मुझे जलाने के लिए आई थी। उसके बेटे से मैंने देव की शादी नहीं की और मुझे पोती हुई, और इसे पोता। बस यही चीज मुझे बताने आई थी। मुझे नीचा और गलत साबित करके चली गई, और ये सब हुआ है इस अनुराधा के कारण। अब तो विमला अनुराधा को बहुत भला बुरा कहने लगी। सारे काम करने के बावजूद अनुराधा को ये सब सहना पड़ रहा था, और आखिर अनुराधा विमला से तंग आकर अपने मायके चली गई। देव जैसे तैसे उसे समझाकर घर वापस ले आया। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। अब अनुराधा फिर एक बार माँ बनने वाली थी। देखो बहू, अगर इस बार मुझे पोता नहीं हुआ तो मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना।
और यहाँ इस घर में भी मत आना। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अरे सासू माँ, आज तक मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों समान है। और आज के बाद आपने मुझे लड़का या लड़की होने से तंग किया तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लो। अनुराधा के उल्टे जवाब देने के कारण विमला उस पर और जुल्म करने लगी, ये जानते हुए कि वो पेट से है। अब विमला उसकी छोटी पोती पर भी ध्यान नहीं देती थी, उसे भी भला बुरा कहने लगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। डिलीवरी के लिए देव अनुराधा को अस्पताल लेकर गया, लेकिन विमला उसके साथ तक नहीं गई। अनुराधा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया और ये बात देव ने घर जाकर अपने माँ को बताई। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे पोता हुआ है? हाँ माँ, लड़का ही हुआ है। बेटा चलो, अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे मेरे पोते को देखना है, उसे गोद में लेना है। विमला देव के साथ अस्पताल गई और अपने पोते को गोद में उठा लिया। अरे मेरे कुल के दीपक, मेरे चिराग, तुम्हारे दादी को तो कब से तुम्हारा इंतजार था। आखिर हमारे घर का राजकुमार आ ही गया। अब देखो मैं उस शांति का मुंह कैसे बंद करती हूँ। मुझे जलाने आई थी, अब तो उसे मैं अपनी घर की दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। अब विमला अपने पोते को लेकर बहुत खुश थी। अनुराधा के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विमला की बेटी सुमन भी मां बनने वाली थी और इसीलिए विमला उसे अपने घर लेकर आई थी। वो सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। अनुराधा भी सुमन का बहुत ख्याल रखती थी। ये देख सुमन एक दिन अनुराधा से कहती है, भाभी, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना भाभी। जब माँ तुम्हें इतनी सारी तकलीफ दे रही थी, ये पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर भी तुमने सबका अच्छे से ख्याल रखा। ये माँ को तो हम नहीं बदल सकते। अरे सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरा फ़र्ज़ निभा रही हूँ। एक औरत होकर हम एक औरत को इस हाल में उसके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं। हमें सबसे पहले औरत होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। मुझे पता है कि क्या क्या ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे रही हूँ जो मेरे टाइम मुझे अकेले करनी पड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अब सुमन की भी डिलीवरी का वक्त आता है और सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। ये बात सुमन की सास को खटकती है और वो विमला के सामने सुमन को खरी खोटी सुनाती है। देखो बहू, मुझे तो पोता चाहिए था, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे भाभी को कितनी तकलीफ दी है, ये हमें सब पता है। मैंने तो बस मेरी इच्छा बताई है, ध्यान में रखना। ऐसा बोल के निर्मला वहां से चली गई। पास ही में खड़ी विमला ये सब सुन रही थी। विमला को अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि एक औरत होकर उसने दूसरी औरत की भावनाओं की कदर नहीं की थी, और जब खुद की बेटी को भी यही भुगतना पड़ा तो विमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। विमला अपनी बहू अनुराधा से आग भी नहीं मिला पा रही थी। अब उसकी सोच में बदलाव आ गया। उसने अपनी बहू से माफी मांगी और उस दिन से लड़का और लड़की में भेद करना भी छोड़ दिया। अब विमला ने अनुराधा को नौकरी करने की भी अनुमति दे दी। विमला ने घर की जिम्मेदारी भी उठा ली और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।